हमको सतर्क होने की आवश्यकता है। हम जो कुछ खा रहे हैं उसमें मिलावट हो सकती है और जानी मानी कंपनियों का जो सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिना सोचे समझे, उसको अब समझने की जरूरत है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की जानी मानी कंपनी पतंजलि विवादों के घेरे में एक बार फिर से आ गई है। पतंजलि, वही पतंजलि जो आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी है। ये वो कंपनी है जो अगले 5 वर्ष में हो सकता है कि देश की नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी बन जाए। इस कंपनी का जो घी हम और आप लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या वो शुद्धता के पैमाने पर खरा उतर रहा है? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। वास्तव में उत्तराखंड के कई हिस्सों से कई बार सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं खाद्य वस्तुओं के, और उन सैंपल में एक सैंपल था पतंजलि का घी, गाय का घी। जब उसका टेस्ट कराया गया तो उसके नतीजे उत्तराखंड की लैब में फेल हो गए। बाबा रामदेव की कंपनी ने इसके बाद अपील की। मामला केंद्रीय प्रयोगशालाओं में भेजे जाने पर तय हुआ। उसकी क्या रिपोर्ट आई, अब क्या हो रहा है और बाबा रामदेव के कारोबार में कितनी बढ़ोतरी हुई है पिछले 5 वर्षों में, ये हम आज पूरी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि पतंजलि के साथ साथ क्या क्या विवाद जुड़ते गए। वैसे जो भी बड़ी कंपनी होती है, बड़ा कारोबार होता है, उसको कई बाधाओं को पार करना होता है। पतंजलि ने भी उन बाधाओं को पार किया है, लेकिन विवाद कौन कौन से आए हैं लगातार, उन पर भी हम अपनी चर्चा आज करेंगे। अपने प्रकरण पर हम आगे बढ़ें इससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से 2 विशेष आग्रह है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिए, अपने मित्रों तक जरूर भेजिए अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड का एक जिला है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल का एक क्षेत्र है घनसाली। घनसाली एक दूरस्थ क्षेत्र कह सकते हैं जहां बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि घनसाली बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां पर ठीक ठाक आबादी रहती है, एक गांव का परिवेश है, छोटा सा कस्बा भी है जहां पर बाजार है घनसाली का। वहां पर एक दुकान है खरोला एंड सन्स। वहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कुछ नमूने भरे। वो नमूने भरे गए थे 27 अक्टूबर 2021 को, और इसकी जो रिपोर्ट आई वो 12 अप्रैल 2022 को इन नमूनों की जो जांच हुई उसकी रिपोर्ट आई। और उस रिपोर्ट में बहुत कुछ स्पष्ट था कि जो मानक हैं उस मानक पर यह घी खरा नहीं उतरता है। घी बनाने वाली जो कंपनी है वो अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है, उसने इस घी को तैयार किया है पतंजलि के लिए। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी खाद्य वस्तु को अगर उठा के देखेंगे या आपके घर में कोई भी सामान अगर होगा, आयुर्वेदिक भी और किसी भी तरीके का, आप उस पैकेट को उठा के देखिए, उस पर 2 चीजें लिखी होती हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय, और दूसरा उसमें बिंदु लिखा होता है मार्केटेड बाय। पतंजलि का जो पूरा कारोबार है वो बहुत स्मार्ट कारोबार है। उसके पास अपनी फैक्ट्रीज कम है, वो कई सारे लोगों से काम करवाती है। कई बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो उनके साथ एम्पैनल्ड हैं, और उन कंपनियों में बाबा रामदेव का सामान तैयार होता है। उसी में ये बात थी कि अहमदनगर की एक कंपनी ने बाबा रामदेव के लिए काम किया, पूरा का पूरा घी तैयार किया, और इन जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी मार्केटिंग पतंजलि करती है। ज्यादातर मामलों में पतंजलि मार्केटिंग करती है खाद्य से संबंधित चीजों की। कई जगह आयुर्वेदिक जो दवाइयां बनाई जाती हैं उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है, और बाबा रामदेव की कंपनी या आचार्य बालकृष्ण की कंपनी जो पतंजलि है वो उसकी मार्केटिंग करती है। तो इसके सैंपल फेल हो गए और इसके बाद बाबा साहब को नोटिस भेजा गया। लेकिन पतंजलि के जो हायर मैनेजमेंट हैं
उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें राज्य की प्रयोगशालाओं पर भरोसा नहीं है। अपील दायर की गई और अपील में यह तय हुआ कि इन नमूनों को केंद्र की जो एक्रेडिटेड लैब्स है वहां पर भेज दिया जाए। उसके बाद जो सैंपल कलेक्ट किया गया था उसको केंद्रीय प्रयोगशालाओं में भेजा गया जांच के लिए, और इस जांच को करने का जो पूरा खर्च था वो 16,500 रुपए था। इस खर्च को भी पतंजलि ने ही उठाया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब नमूनों के सैंपल आए तो वो भी पूरी तरीके से फेल हो गए, यानी कि वो घी मानकों के अनुसार नहीं था। मानकों के अनुसार नहीं था, इसका सीधा मतलब यह है कि वो खाने के लायक नहीं था। आप सुनिए, जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी टिहरी के हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं। बहुत संक्षेप में वो अपनी बात बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये प्रोसीजर पूरा हुआ और क्या रिपोर्ट आई। इसके बाद हम बताएंगे पतंजलि का कारोबार कितना बढ़ा और पतंजलि के साथ कौन कौन से विवाद चले आ रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग टिहरी गढ़वाल द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को घनसाली में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के घी का सैंपल लिया गया था, जांच हेतु भेजा गया था, जो कि अधोमानक पाया गया लैब द्वारा, स्टेट लैब द्वारा। तत्पश्चात पतंजलि व आयुर्वेद को नोटिस जारी किया गया था उनको अपील हेतु। उनका अपील में उन्होंने इस स्टेट लैब की रिपोर्ट को न मानते हुए उन्होंने सेंट्रल लेबोरेटरी में जांच हेतु आवेदन किया। इसके उपरांत सेंट्रल लेबोरेटरी से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उक्त नमूना अधोमानक पाया गया है, जो कि मानक के अनुसार नहीं है। जो FSSAI के जो मानक है गाय घी के, उस पर नहीं खरा नहीं उतरा है। और उसके उपरांत अब उक्त कंपनी और व्यापारी के विरुद्ध माननीय न्यायालय न्याय निर्णय का अधिकारी टिहरी के न्यायालय में बात दायर करने के लिए संस्तुति की जा रही है, तो बात दायर किया जा रहा है। तो आपने देखा खाद्य सुरक्षा अधिकारी MN जोशी साहब क्या बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्या क्या इसमें त्रुटियां थी। खैर, ये बात एक पक्ष है। अब हम बात करते हैं पतंजलि के उन दावों की जो वो लंबे समय से करते आ रहे हैं और जो बाजार में प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, और पतंजलि के प्रोडक्ट्स कोने कोने में, देश के कोने कोने में दिखाई देते हैं। पतंजलि का जो सालाना कारोबार है वो 30,000 करोड़ रुपए पार कर गया है, और अगले 4-5 साल में पतंजलि की जो कोशिश है इस कारोबार को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की है। और देश की नंबर 1 FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं उनको FMCG शॉर्ट में कहा जाता है, उसमें नंबर 1 पायदान पर खड़े रहने की वो कोशिश कर रही है। अभी तक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL जिसे कहा जाता है वो नंबर 1 पोजीशन पर खड़ी है और उसका सालाना कारोबार करीबन 45-46 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। यानी पतंजलि को अगले 4-5 वर्षों में हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़ना है। इसके लिए तमाम तरीके के प्रयास पतंजलि कर रही है। पतंजलि नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच भी सकती है, क्योंकि पिछले 5-10 वर्ष में पतंजलि जिस रफ्तार से बढ़ी है उसने कहीं ना कहीं FMCG सेक्टर में बड़ा स्थान कब्जा भी लिया है और लोगों का भरोसा भी पतंजलि के उत्पादों पर बना रहता है। लेकिन पतंजलि के कई उत्पाद फेल हो जाते हैं या पतंजलि कई बार विवादों में कुछ उत्पादों को लेकर फंस जाती है, जिस कारण लोगों का भरोसा टूटने लगता है। खास तौर पर खाद्य के मामले में तो लोग भरोसा नहीं टूटना देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो जो खाने के सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुद्धता के पैमाने पर खरे उतरे, क्योंकि मामला सेहत का होता है। अब मैं आपको कुछ बताता हूं कि किस तरीके से पतंजलि कई बार विवादों में फंस जाती है। 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब मैं राजनीतिक बात पर थोड़ा सा आता हूं। बाबा रामदेव उस समय तत्कालीन केंद्र की सरकार के लगातार आलोचना कर रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी की वकालत किया करते थे, देश भर में बीजेपी के समर्थन और कांग्रेस के विरोध में झंडा बुलंद किए हुए थे। उत्तराखंड में 2012 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन गई विजय बहुगुणा के नेतृत्व में।
बाबा रामदेव की कंपनी के ऊपर 100 के आसपास मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें से ज्यादातर मुकदमे जमीनों से जुड़े हुए थे। आरोप था कि योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि और उसकी सहयोगी कंपनियों ने गलत तरीके से किसानों से जमीन हासिल की है, या जो सरकार ने उनको जमीन दी है वो गलत तरीके से दी है। यह माना जा सकता है कि ये राजनीतिक रूप से दर्ज किए गए मामले थे। मामलों की लगातार सुनवाई हुई, ज्यादातर मामले सॉल्व हो गए। कुछ एक मामले ऐसे थे जो हाई कोर्ट तक पहुंचे। आचार्य बालकृष्ण का एक समय में इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने स्पष्ट बताया था कि यह राजनीति से प्रेरित मुकदमे थे। ज्यादातर मुकदमों में पतंजलि के पक्ष में फैसला आया है और कुछ मामले गतिमान हो सकते हैं जिन पर फैसला आना बाकी हो। ये राजनीतिक बात है। अब कुछ बात करते हैं कि किन किन मामलों में पतंजलि को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पतंजलि पिछले 2 साल पहले पतंजलि ने एक दवाई लॉन्च की थी कोरोनिल नाम से, और यह बताया था कि आयुष मंत्रालय और WHO ने इसको हरी झंडी दी है या इसे अप्रूव किया है। कोरोनिल पूरी दुनिया भर में विवाद का कारण बन गई और भारत में खास तौर पर इसका जबरदस्त तरीके से विरोध होना शुरू हो गया है, क्योंकि एक ऐसा दौर था 2020 का मार्च अप्रैल मई जून का, जिस समय लोग काफी तकलीफ में थे। उस समय बाबा ने कोरोनिल दवा बड़े तामझाम के साथ लॉन्च करी थी। दावा किया था कि यह दवाई रामबाण दवाई है, लेकिन जब मामला काफी बड़ा, विवाद बढ़ा, तो बताया गया ये बीमारी को ठीक करने की दवा नहीं है बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर मतलब आपके शरीर की ताकत बढ़ा देगी जो आपको बीमारी नहीं होने देगी। और बीमारी की दवा यानी अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो आपको उसके लिए इस दवा का इस्तेमाल करना है। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो एक विवाद ये बहुत अच्छा खासा हुआ था। एक विवाद बाबा के साथ ये जुड़ा था, जो बाबा पतंजलि योग की जो दवाई है शुगर को कंट्रोल करने वाली, उसको लेकर बड़ा विवाद था और एलोपैथिक डॉक्टर्स या जो एसोसिएशन है उसने इस पर आपत्ति दर्ज की थी कि जो बाबा की दवाई है शुगर को कंट्रोल करने के लिए वो दावा गलत है, या जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, दर्शाए जा रहे हैं, वो मिसलीडिंग है। इस पर बाबा रामदेव की कंपनी को कई नोटिस अलग अलग राज्य सरकारों ने पहुंचाए थे और केंद्र सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसका सुझाव ये था तमाम राज्य सरकारों को कि वो अपने अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे ही एक प्रकरण था जो आंवला जूस, बाबा की कंपनी जिसकी मार्केटिंग करते हैं, जैसे मैंने बताया था बहुत सारी कंपनियां बाबा के लिए काम करती हैं, वो मैन्युफैक्चरर हैं और बाबा की जो मेन पतंजलि है वो उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो एक जूस जो आंवले का जूस मार्केट किया जाता है पतंजलि की तरफ से, वो भी सब स्टैंडर्ड पाया गया था और बताया ये जाता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो कैंटीन है, CSD कैंटीन जिनको कहा जाता है, वहां पर उस जूस को, प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी खरीदारी पर रोक लग गई थी उस समय। अब क्या स्थिति है थोड़ा सा हमको भी पता करना पड़ेगा, लेकिन उस समय उस जूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कुछ वर्ष पहले एक विवाद और हुआ था जब पतंजलि की जो दवाई थी उसका नाम था पुत्र जीवक, यानी शर्तिया लड़का ही होगा। उसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस दवाई का इस्तेमाल करेगा और जिसकी संतान नहीं हो रही है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। इस दवाई का इस्तेमाल कई वर्षों से हो रहा था, लेकिन अचानक से एक विवाद पैदा हो गया। उसके बाद खूब हलचल हुई और उस पर ये बाबा की जो कंपनी है उसको अच्छा खासा अपना जवाब देना पड़ा। ये वास्तव में इनफर्टिलिटी जो होती है उसको दूर करने की दावा इस दवाई में किया जाता था। एक बीज होता है जिसका सेवन पुरुषों को और महिलाओं को करना होता था। ज्यादातर मामलों में ये महिलाओं के लिए बताया जाता था कि अगर महिलाएं इसका सेवन करेंगी तो फर्टिलिटी की जो स्थिति है वो बेहतर होती है और बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। और पुत्र जीवक उस दवाई का नाम था, इसलिए विवाद थोड़ा सा ज्यादा हुआ। तो ये बड़े सारे जो दावे, बड़े सारे जो विवाद पतंजलि योगपीठ के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें जो अब उत्तराखंड के टिहरी में मामला आया है वो एक नया विवाद है।
जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में पतंजलि को नोटिस भेज चुके हैं और अब इस पूरे प्रकरण पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी हो रही है। मीडिया में इस खबर का कवरेज आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार है, देश का जाना माना अखबार है उत्तर भारत का अमर उजाला, उसने इस खबर को काफी प्रमुखता से छापा है और उस खबर के देखने के बाद, उस खबर को पढ़ने के बाद विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब देखना यह है कि पतंजलि योगपीठ या उसकी सहयोगी कंपनियों के खिलाफ कब मुकदमा दर्ज होगा, उस मुकदमे का क्या हश्र होगा और राज्य सरकार के साथ साथ देश की अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं वो बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ के घी के बारे में क्या फैसला करती हैं और बाबा रामदेव या उनकी कंपनी क्या जवाब देती है अपनी शुद्धता, अपने उत्पादों की शुद्धता को बनाए बचाए रखने के लिए वो क्या तर्क देते हैं और किस तरीके के सुधार वो करते हैं। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह है हमेशा की तरह जो मैंने शुरू में भी किए थे। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।